चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रायिकता और ये जो चैप्टर है द्विपद पॉइसन और प्रसामान्य बंटन। तो एक्चुअली क्या है कि अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी, अभी तक तो ये होती थी कि एक सिक्के को उछाला और एक सिक्के को उछाला तो हेड या टेल आने की प्रायिकता बताओ। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो है वो प्रोबेबिलिटी का आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लिया सपोज करिए हम बात करें कि मान लिया सपोज करिए आपने 12 सिक्के उछाल दिए, ठीक है ना, 12 सिक्के उछाल दिए आपने, या एक ही सिक्का 12 बार उछाला, एक सिक्का 12 बार उछाला या 12 सिक्के एक साथ उछाल दिए। अब आप 12 जब सिक्के गिरे या एक एक करके 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गिरे। अब इनमें देखिए आप पहली बार में मान लिया हेड आया होगा या इस वाले बार में हेड आ गया, तो आपके पूरे एक्सपेरिमेंट में 2 हेड आए। हो सकता है मान लिया सपोज करिए ऐसी सिचुएशन बनी होती कि पहले में हेड आता, बाकी किसी में नहीं हेड आता, तो आपके एक हेड आता। हो सकता है किसी में हेड नहीं आता, सब में टेल आ जाता, तो आपके पास हेड आने के जीरो चांस, जीरो हो जाते, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया सपोज करिए 12 सिक्के उछाले और 12 सिक्कों में या एक सिक्का 12 बार उछाला, 0 बार जो है मान लिया सपोज करिए हेड आया, या एक बार हेड आया, या 2 बार हेड आया, या 3 बार हेड आया, या ऐसे करते करते 12 बार हेड आया। इनकी अगर हम प्रायिकताएं निकाल सकें किसी भी तरीके से और उनको हम अगर टेबुलर फॉर्मेट में लिख दें, टेबुलर फॉर्मेट में हम x लिखेंगे और हम उसकी प्रायिकता लिखेंगे, और इस तरह का अगर टेबुलर फॉर्मेट हम बनाएं तो इस चीज को कहा जाता है प्रायिकता बंटन, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि एक बार मुझे किसी वेरिएबल के हिसाब से अगर उनकी प्रायिकताएं पता लग जाएंगी कि हाँ भाई 0 आने के प्रायिकता ये है, 0 बार हेड आने की प्रायिकता है, 1 बार हेड आने की ये प्रायिकता है, 2 बार हेड आने की ये प्रायिकता है, 3 बार हेड आने की ये प्रायिकता है, तो इस टेबुलर फॉर्मेट से हम उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स के रूल्स लगा सकते हैं, जिसको कि सांख्यिकी कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे सांख्यिकी का वो आएगा टच, आपको जो है समांतर माध्य निकालना, ठीक है ना, आपको जो है मानक विचलन निकालना, इन सब के थोड़े थोड़े फॉर्मूले जो हैं वो आपने 10th में पढ़े होंगे, तो वो थोड़े से रिवीजन में आपको आ जाएंगे। यहाँ पे फॉर्मूले ही चाहिए बस, उसका प्रूफ और डेरिवेशन और वो करके जो आता है वो नहीं, वो सब हम डायरेक्ट याद कर लेंगे, उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन तो कहने का मतलब है जो हमारी यूनिट ये चल रही है वो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी तो हमारी खत्म हो गई, वो पिछला चैप्टर हो गया ओवर। चैप्टर नंबर 19 जो है द्विपद पॉइसन और सप्रसामान्य बंटन। तो बंटन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रायिकता बंटन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है और उसकी जो वैल्यूज है मान लिया सपोज करिए x1, ठीक है ना, x2, x3, इस तरह से अगर हमारे पास वैल्यूज हैं इसकी, सो ऑन, और इनके ऊपर हमें उसकी प्रायिकताएं अगर पता हों, जैसे मान लिया x1 आना यानी कि p1, इसके p2 प्रायिकता है, इसके हिसाब से प्रायिकता p3 है, तो ये जो आपका टेबुलर फॉर्मेट है ये आपका कहलाएगा प्रायिकता बंटन। अब वेरिएबल क्या है और उसकी प्रायिकता क्या है वो आप यहाँ से समझ लीजिए कि जैसे मान लिया सपोज करिए सिक्का 12 सिक्के उछाल दिए आपने या 15 सिक्के उछाल दिए, या एक एक करके 15 सिक्के एक एक करके उछाले, तो आपका 0 बार हेड आ जाएगी, उसकी प्रायिकता क्या है, तो 0 वेरिएबल की वैल्यू 0 हो गई, उसकी प्रायिकता ये हो गई। एक बार हेड आ जाए तो उसकी प्रायिकता क्या है, तो वेरिएबल की वैल्यू 1 हो गई और उसकी प्रायिकता क्या है, वो p2 हो गई। ऐसे ही आप 2 बार सिक्के उछाल दें, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ऐसी करके 12 मैक्सिमम हेड आ सकते हैं। तो इनकी प्रायिकताएं अगर आप निकालेंगे यहाँ पे और फिर इस तरह से एक टेबल तैयार करें, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका कहलाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, इसको इतना बांटा, इसको इतना बांटा, भाई जैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना किसी चीज का, तो इसको इतना दिया, इसको इतना दिया, इसको इतना, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से, तो ये चीज आपकी प्रायिकता बंटन कहलाती है। अब देखिए ये जो वैल्यूज हैं, जो वेरिएबल है कि 0 बार आने की प्रायिकता या 1 बार आने की प्रायिकता या 2 बार आने की प्रायिकता, ये इनकी जो प्रायिकताएं ये जो निकाली गई हैं, या आप बारंबारता भी इसे कह सकते हैं, कितनी बार वो चीज होगी जा करके, ठीक है ना। तो ये चीज अगर मान लिया सपोज ये प्रायिकता किस तरीके से निकाली जा रही है, उस तरीके के बेस पे हमारे पास 3 तरह के बंटन आते हैं, ठीक है ना। प्रायिकता बंटन के प्रकार अगर हम देखें
इसके प्रकार क्या हैं, प्रायिकता बंटन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये P1 P2 P3 आप किस तरीके से निकालते हैं? अगर आप उसे द्विपद प्रमेय की सहायता से निकालते हैं, अलग अलग मैथमेटिशियन ने जो है वो डिस्कस किए हैं, तो अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को बायनॉमियल थ्योरम की हेल्प से निकालते हैं, उसके कंसेप्ट हम पढ़ेंगे आगे चल के, तो इसको द्विपद बंटन कहा जाता है। अगर हम ये प्रायिकताएं निकालने के लिए एक दूसरा मेथड दिया था, पॉइसन एक साइंटिस्ट थे, तो उसके हिसाब से अगर करते हैं तो ये पॉइसन बंटन कहलाता है। ठीक है ना। ये द्विपद बंटन तब होता है जब आपका 10 12 15 बार 20 बार ऐसे काम हो, लेकिन पॉइसन बंटन तब होता है जब आप 200 बार 500 1000 जितनी भी रेंज हो, जिसमें कैलकुलेशन आपको नॉर्मल तरीकों से कैलकुलेशन बहुत दिक्कत करे, तो उस टाइम पे पॉइसन बंटन का इस्तेमाल करते हैं। और ये आपका जो है वो प्रसामान्य बंटन होता है। तीसरा, अगर आप तीसरे तरीके से निकालें तो ये प्रसामान्य बंटन होता है। ठीक है ना। ये दोनों जो है आपकी फिक्स्ड वैल्यू के लिए होते हैं, वो हम अगले टॉपिक पे देखेंगे जाकर के कि ये दोनों चीजें जो है जब आपकी वैल्यू डिस्क्रीट होती हैं, विविक्त होती हैं, जैसे मान लिया सपोज करिए सिक्का उछाला तो हेड या तो 2 बार आएगा या 3 बार आएगा या 5 बार ऐसे आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 2.5 बार आ जाए या 3.25 बार आ जाए। लेकिन जब हमारे पास कंटिन्यूअस वैल्यूज होने लगती हैं, ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं, तब तो ये दोनों लग सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कंटिन्यूअस वैल्यूज होने लगती हैं तो फिर आपका प्रसामान्य बंटन कहलाता है। तो इसी हिसाब से हमारे पास चैप्टर में जो है वो 3 पार्ट हो जाएंगे। द्विपद बंटन एक पार्ट हो जाएगा, उसके ऊपर एक एक्सरसाइज है। पॉइसन बंटन दूसरा टाइप हो जाएगा, उसके ऊपर दूसरी एक्सरसाइज है। और प्रसामान्य बंटन यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके हिसाब से हमारे पास तीसरी एक्सरसाइज है। ये इससे एक्सरसाइज आपकी 19.1 बनेगी, इसके बेस पे एक्सरसाइज आपकी 19.2 बनेगी, और इसके बेस पे एक्सरसाइज 19.3 बनेगी। मैं बता दूं आपको कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, क्योंकि अब पेपर आने वाले हैं आपके। 19.1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 19.2 भी उतनी ही लगभग इंपॉर्टेंट है, लेकिन 19.3 जो है वो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि इससे 1-2 क्वेश्चन आए हैं, ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो दोनों मिला करके जो है एक्सरसाइज 19.1 19.2 ये दोनों मिला करके इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि ये पिछले चैप्टर जो प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा है उसको भी बीट कर देते हैं। मैंने कहा था ना कि प्रोबेबिलिटी से आजकल क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं, तो इसलिए ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो आपके इन दोनों से आते हैं, द्विपद बंटन और पॉइसन बंटन से। तो 3 प्रकार के प्रायिकता बंटन हैं। अब हम आपका द्विपद बंटन स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल हमेशा यही ध्यान में रखिएगा, 15 सिक्के उछाल दिए हमने, या एक एक करके 15 सिक्के उछाल दिए, क्या होना है वो सब डिस्कस करना है। देखिए, अब हमारे पास टॉपिक आ रहा है द्विपद बंटन, यानी कि चैप्टर में से पहला पार्ट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये बर्नौली साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था कि इस तरह से भी हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो क्या तरीका उन्होंने बताया था, देखिए आप उसके लिए पहले आप बाइनोमियल थ्योरम देख लीजिए। बाइनोमियल थ्योरम जो होती है, अगर नहीं याद है आपको, x + a⁴n इज इक्वल टू, तो ये होता है nc0 x⁴n a⁴0। ठीक है ना। nc0 से स्टार्टिंग होती है, हालांकि nc0 की वैल्यू 1 होती है, और x⁴n और इसकी पावर पूरी मैक्सिमम n होती है, और दूसरे वाले की पावर जो है वो बिल्कुल 0 होती है। कभी कभी इसे नहीं भी लिखते हैं, x⁴0 1 कर देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ोगे तो nc1 x⁴ इसकी एक कम हो जाती है और a⁴1 बन जाती है। उसके बाद एक चलेंगे nc2 x⁴n-2 a⁴2। मेरा एम्फेसाइज करना ये है कि ये देखिए 2 2 और 2 ये सेम चलते हैं। ठीक है ना। और ये ऐसे करते 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 प्लस सो ऑन आप करोगे इसे, तो ये आपका जाएगा NCR। ये हम जो टर्म लिख रहे हैं जनरल टर्म लिख रहे हैं, NCR x⁴n-r a⁴r, ये जनरल टर्म है। और ऐसे चलते चलते आखिरी टर्म जो आएगी इसकी, वो आएगी NCN। ठीक है ना, NCN करके, और x⁴n-n पूरा खत्म हो चुका है, n-n 0। कभी कभी लोग इसे नहीं भी लिखते हैं, x⁴0 1 कर देते हैं, और a जो है वो अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच चुका, मैक्सिमम मतलब वैल्यू ले चुका है, a⁴n ले चुका है। ये आपकी बाइनोमियल थ्योरम होती है। और इसमें यह भी बताया जाता है कि जितनी पावर होती है n+1, एक टर्म उसकी ज्यादा होती है। ठीक है ना। एक टर्म जो है वो कुल जो है इसमें इतने टर्म होते हैं। जैसे मान लिया a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे आप,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 3 टर्म आते हैं। तो इस तरह से ये वाला जो टर्म होता है, ये जनरल टर्म, ये एक्चुअली आपका आर पढ़ा है पर rth टर्म नहीं होता है, ये tr प्लस 1th टर्म होता है, ncr x टू द पावर n माइनस आर ए टू द पावर आर, ये आपका व्यापक पद होता है। और ये व्यापक पद जो है इसको tr प्लस 1th होता है, और लेकिन पुट क्या करते हैं इसके लिए, पुट इसमें r करते हैं, r पुट करने से आता है। कहने का मतलब है मेरे को अगर t6 निकालना है तो t6 को पहले मैं t5 प्लस 1 करूंगा, यहां से मुझे r इक्वल टू 5 मिलेगा, तब r इक्वल टू 5 के बेस पे डाल करके इस फॉर्मूले में मुझे t6 की वैल्यू मिलेगी। तो ये बाइनोमियल थ्योरम का थोड़ा सा इनपुट है, आप इसे देख लीजिए, श्योर हो लीजिए, कुछ भूले हो तो याद आ जाएगा आपको। अब देखिए हमने बाइनोमियल थ्योरम देख ली किस तरह से खुलती है, क्या होता है NC0 वगैरह क्या चीजें होती हैं, ये सब हमें पता लग गया है। अब देखिए जो साइंटिस्ट बता रहे हैं, मैथमेटिशियन जो बता रहे हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या बताया उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि मान लिया सपोज करिए n प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है ना, तो n प्रयास किए जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ जा करके कि आपने 12 बार सिक्के फेंके, एक सिक्का 12 बार फेंका, तो इसमें आपका जो n इज इक्वल टू है वो आपका 12 हो जाएगा। समझ रहे हैं, माना n प्रयास किए जाते हैं, एक सिक्का एक बार फेंक रहे हैं, दूसरी बार, तीसरी बार, 3 बार, चौथी बार फेंका, 5वीं बार फेंका, 6वीं बार फेंका, इस तरह से हम उसे फेंक रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके आपके फेवरेबल आउटकम्स, मान लिया आप हेड चाहते हो, ठीक है ना, तो वो हेड कितने बार में आ सकता है, तो मान लिया घटना की सफलता, तो घटना की सफलता या तो आप एक बार में भी ना सफल हो, आप 12 बार फेंक लिया, आपका एक बार भी हेड नहीं आया, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक बार हेड आ जाए, या फिर 2 बार आ जाए, या फिर 3 बार आ जाए। ऐसे करते करते मैक्सिमम कब तक आ सकता है, 12 बार, 12 ही बार फेंक रहे हो तो 12 हेड आ सकते हैं मैक्सिमम तक। तो n प्रयास अगर करें हैं तो कितनी बार हेड आ सकता है, यानी कि n बार तक हो सकता है। तो घटना की सफलता जो है वो इतने या इतने या इतने इतने बार हो सकती है। लाइन को समझ लीजिए आप, एग्जाम्पल दिमाग में वो रखिएगा, उससे समझने में आसानी होगी। n प्रयास किए गए यानी कि एक सिक्का 12 बार फेंका गया, तो घटना की सफलता 0 बार यानी कि एक बार भी हेड ना आए। घटना की सफलता मतलब घटना हेड मान रहे हैं, तो एक बार भी हेड ना आए, या एक बार हेड आ जाए, 12 में से 11 में टेल आ जाए, एक में हेड आ जाए, दो में हेड आ जाए, तो बचे हुए 10 में टेल आए। ऐसे करके जो है इतने मैक्सिमम चांसेस इसके बन सकते हैं। तो अगर मुझे इनके डायरेक्ट चाहिए, मुझे क्या करना है कि मतलब इनकी प्रायिकता, इनकी प्रायिकता, इनकी प्रायिकता, इनकी प्रायिकता अलग बिल्कुल एकदम फॉर्मूले वाइज चाहिए, तो वो कैसे मिल सकती है। तो उसके लिए हम ये मान लेते हैं, माना घटना के घटने की प्रायिकता ज्यादातर ये किससे शो करी जाती है, P है, और तथा घटना के न घटने की प्रायिकता सपोज Q है, ये भी मान लिया। तो 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार घटित होने की प्रायिकता अगर आप निकालेंगे तो घटना के 0, 1, 2, so on n बार घटित होने की प्रायिकता कैसे मिलेगी, तो ये आपकी Q, ध्यान दीजिए, Q पहले लिखा जा रहा है प्लस P टू द पावर n, Q मतलब ये, P मतलब ये, टू द पावर n जितने प्रयास कर रहे हो ये, इसको जब आप खोलोगे, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को जब आप खोलेंगे तो इसके पदों के द्वारा दी जाती है, के पदों द्वारा दी जाती है। ये पूरा सार है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर आप n प्रयास कर रहे हैं तो घटना की सफलता इतने इतने बार हो सकती है, तो ये घटना की सफलता या इतने घटने की प्रायिकता ये आपकी कैसे दी जाएगी, Q प्लस P टू द पावर n के पदों द्वारा दी जाती है। अब बात आती है Q प्लस P को n टू द पावर n को आप एक्सपेंड करिए तो क्या होगा, अर्थात इसका एक्सपेंशन क्या होगा, NC0, ठीक है ना, Q टू द पावर
n p to the power 0 plus nc1 q to the power n minus 1 p to the power 1 plus nc2 q to the power n minus 2 p to the power 2 plus so on, और लास्ट में आपका आ जाएगा ncn q to the power n minus n p to the power n। इस एक्सपेंशन के पदों द्वारा व्यक्त किया जाता है, के पदों द्वारा व्यक्त होती है। पहले आप इसे नोट कर लें, फिर मैं एक बार और समझाऊं इसे। जितना आप इसे समझ लेंगे, क्वेश्चन उतने ही आसान हो जाएंगे आपके लिए। ये सारा कुछ बर्नौली ने बताया था, ध्यान रखिएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको। n प्रयास अगर किए जा रहे हैं तो घटना घटित होने के चांस 0, 1, 2, n हो सकते हैं। तो 0 घटने की प्रायिकता, 1 घटने की प्रायिकता, 2 बार घटने की प्रायिकता, 3 बार घटना घटने की प्रायिकता, ऐसी n बार घटने की प्रायिकता कहाँ से दी जाती है? तो वो बता रहे हैं q प्लस p टू द पावर n का जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा उससे दी जाती है। मतलब कहने का है, ये समझिए आप कि 0 बार घटने की प्रायिकता ये रही आपकी, 1 बार घटने की प्रायिकता ये रही आपकी, 2 बार घटने की प्रायिकता ये रही आपकी, 3 बार घटने की प्रायिकता अगली होगी, और ऐसी n बार घटने की प्रायिकता ये रही। कहने का मतलब है आपको एक तरह से प्रायिकता निकालने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला मिल गया है। आपको ये सब भी नहीं ध्यान रखना है, आपको तो जनरल टर्म ध्यान रखनी है, उसमें पुट कर देना है वैल्यू आपने। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि घटना के 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन बार घटने की प्रायिकता इस एक्सपेंशन के पद यानी कि ये टर्म्स जो हैं इनके द्वारा दी जाती है। तो 0 बार घटने की प्रायिकता ये हो गई, 1 बार घटने की ये हो गई, 2 बार घटने की ये हो गई, 3 बार, ऐसे करके n बार घटने की ये हो गई जा करके। अब ये हमें अलग अलग न याद करके मैं केवल एक जनरल टर्म याद कर लेता हूं और उसी से मेरा काम चल जाएगा। तो वो जनरल टर्म आप जानते ही हैं, एनसीआर और वाली वो rth टर्म जो r प्लस 1th टर्म होती है ना, उसकी बात। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ जो बिल्कुल ध्यान से सुनिए आप। जब हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास था, तो ये आपका T1 कहलाता है पहला पद, ये आपका T2 कहलाता है, ये T3 कहलाता है। ऐसे ही जो आपका एनसीआर वाला टर्म आता है वो आपका TR प्लस 1th कहलाता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, ये आपकी 0 आने की प्रायिकता है, ये आपके 1 आने की प्रायिकता है, ये आपके 2 बार आने की प्रायिकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पद तो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ प्रायिकताएं वो कितनी बार वो घटना घटित हो रही है वो चीज 0 से भी स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि वहां पर जो काम होता था ना कि T6 चाहिए तो एक कम करके हम रखेंगे, ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपको जो चाहिए, 3 चाहिए तो आप देखिए 3, 2 चाहिए तो 2 के लिए देखो 2 वाला ही टर्म आया है, 0 चाहिए तो 0 वाला टर्म, 1 चाहिए तो 1 वाला टर्म आया, 2 चाहिए तो 2 वाला टर्म आया। कहने का मतलब है एक आगे पीछे की जो कहानी चलती थी हमारी बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन में, वो कहानी यहाँ नहीं चलनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो टर्म है वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये सीरीज भी 0 से स्टार्ट हो रही है। अगर मैं कहूं कि ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो 0 से स्टार्ट होकर n तक गए हो तो ये n+1 टर्म है, और यहाँ भी देखिए सीरीज में कितने हैं टर्म, n+1 टर्म है। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे 3 बार घटना घटित होने की प्रायिकता निकालनी है तो उसमें 3 ही पुट होगा, r की वैल्यू 3 पुट होगी। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? तो इसलिए मैं जब जनरल फॉर्मूला अभी लिखने जा रहा हूं तो मैं उसमें सीधे इतना करूंगा कि सीधे आर पुट करवाऊंगा, आर बार घटना घटने की प्रायिकता सीधे एनआर पीआर यानी कि इज इक्वल टू एनसीआर वगैरह वगैरह वो हो जाएगी। मतलब r+1 वो हटाने बढ़ाने का लफड़ा नहीं है यहाँ पे। तो मैं लिखता हूं इन जनरल घटना के आर बार घटित होने की प्रायिकता, तो इसको हम अगर जनरली डिनोट करें तो प्रोबेबिलिटी आर बार घटना घटित होने की, तो ये इज इक्वल टू एनसीआर एक्स टू द एक्स नहीं, पहला क्या था q प्लस पी टू द पावर एन था ना, तो q टू द पावर एन माइनस आर पी टू द पावर आर, ये फॉर्मूला बनता है जाकर के। आर बार घटित होने की प्रायिकता सीधे आर पुट होगा, आपको एक कम करके वो नहीं करना है हिसाब किताब, ठीक है ना। ये चीज मैंने आपको समझा दी है, आप इसके कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि ए आर एक ज्यादा या कम करके पुट होता है, ठीक है ना। 4 बार घटित होने की प्रायिकता है तो आर की वैल्यू 4 डाल देंगे, 3 बार घटित होने की प्रायिकता है तो आर की वैल्यू आप 3 डाल देंगे। एक चीज और देख लीजिए, इसमें एक कंसेप्ट और आता है, देखिए अनुमानित बारंबारता। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो मेरे n प्रयास थे
12 बार सिक्का उछाल लेते या 12 सिक्के एक साथ उछाल लेते, ये 12 सिक्के में और 10 बार उछालूं, ठीक है ना, 12 सिक्कों को 10 बार उछाला मैंने, तो यदि n प्रयास कैपिटल N बार किए जाएं तो ऐसे केस में हम अनुमानित बारंबारता निकालते हैं, और तब उसकी अनुमानित बारंबारता की कितनी बार क्या आएगा, तो वो अनुमानित बारंबारता जो होती है वो डिफाइंड होती है पी आर इज इक्वल टू, जो आपका एन सी आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर पी टू द पावर आर आपकी पुरानी वाली प्रोबेबिलिटी थी, उसमें बस कैपिटल एन से और मल्टीप्लाई हो जाता है। ये फॉर्मूला आप और लिख लीजिए, क्योंकि देखिए एक एक बार एन प्रयास आपने एक बार की है तो प्रोबेबिलिटी इतनी है, अब आप वही चीज एन बार करोगे तो जाहिर सी बात है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारे पास द्विपद बंटन सारणी। टेबुलर फॉर्मेट में अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए x और पी एक्स ये था ना हमारे पास, ये वेरिएबल है और ये उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो x मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया r, मतलब कितनी बार वो जीरो आ रहा है या कितनी बार जीरो कितनी बार वो मतलब टेल या हेड हेड आ रहा है, और px का मतलब जो है उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो यानी कि pr हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए जीरो बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन q प्लस पी टू द पावर n होता है ना, इसका पहला टर्म ले लीजिए, तो एन सी जीरो और q टू द पावर n, p टू द पावर तो जीरो हो गया, वन बार आने की क्या हो गया एन सी वन q टू द पावर n माइनस वन p, टू बार आने की क्या हो जाएगी, तो एन सी टू q टू द पावर n माइनस टू p। ऐसे करते करते आप इसकी टेबल को बनाते चले जा सकते हैं। आप उसमें r का टर्म भी लिख सकते हैं जनरल, तो वो एन सी आर क्यू टू द पावर n माइनस आर पी टू द पावर हो जाएगा पी स्क्वायर पी टू द पावर हो जाएगा, सो वन ऐसे करते जाइए। तो आप n वाले के लिए भी लिख सकते हैं एन सी एन क्यू टू द पावर n माइनस एन एंड पी टू द पावर n। तो ये जो टेबल बनेगी जाकर के, इसे हम कहेंगे द्विपद बंटन सारणी। ये टेबल है एक तरह से, ये आपका जो है वेरिएबल होगा जाकर के, ठीक है ना, और ये आपका जो है वो आ, उसकी बारंबारता है एक तरह से, कितनी बार वो घटना घटित होगी वास्तव में। जीरो बार घटित होने की प्रायिकता ये, एक बार घटित होने की प्रायिकता ये, टू बार घटित होने की प्रायिकता ये है, ठीक है ना। अब अगर आपको मान लिया सपोज करिए वो स्टैटिक्स के रूल लगाने पड़े, स्टैटिस्टिक्स के, कि आपको समांतर माध्य निकालना है, मानक विचलन निकालना है, तो उसके लिए आपकी टेबल ये हाजिर है, आप इसमें जो भी चाहें जो है वो कर सकते हैं। तो क्या क्या करते हैं वो फिर मैं बाद में बताऊंगा, अभी हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा द्विपद बंटन की सीमाएं, मतलब द्विपद बंटन की लिमिटेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ पर ये अप्लाई होता है, किस किस जगह पे हम इसे लगा सकते हैं। तो ये तब लगता है जब आपका n जो है वो फाइनाइट हो, पहला पॉइंट, क्योंकि एक एक नंबर में हो सकता है ये चीजें पूछ दी जाए आपसे। मतलब प्रयासों की संख्या, n क्या है, प्रयासों की संख्या आपकी परिमित हो, फाइनाइट हो, मतलब आपके जैसे 10 बार फेंक दिया सिक्का, आपने एक सिक्का जो है 15 बार उछाल दिया, ऐसे ऐसा नहीं है कि 200, 250, 400, 500 पहुंच रहा है, तो उस केस में फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद द्विपद में आप देखिए दो ही टर्म होते हैं q प्लस पी, बस दो ही संभावनाएं हों उसकी, ठीक है ना, या तो जैसे मान लिया एक चीज होगी नहीं तो दूसरी, जैसे पासा आसा अगर आप लगाने लगोगे तो फिर दिक्कत आएगी इसमें, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर जो है वो, तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक प्रयास के केवल दो ही संभव परिणाम हो, प्रत्येक प्रयास के केवल दो ही संभव परिणाम हो, यानी कि P और Q यही हो बस, अदरवाइज फिर जो है वो प्रॉब्लम होने लगेगी कि या तो एक चीज आ जाए तो आप जीत जाओगे, दूसरी चीज आ जाए तो आप हार जाओगे, बस ऐसा हो, दो दो केसेस हो। तीसरा जो पॉइंट है, प्रत्येक प्रयास आपका स्वतंत्र हो। जैसे मान लिया सपोज करिए सिक्का उछाला पहली बार में, तो दूसरी बार में जब उछाला तो उससे क्या फर्क पड़ता है, पहले में हेड आया हो टेल, या इस बात को दूसरे बार सिक्का उछालोगे तो उस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ये तीन इसमें पॉइंट्स हैं जो आपकी इन केसेस में ये चीजें तीन हो तब जाके द्विपद बंटन लगता है, तो ये द्विपद बंटन की सीमाएं होती हैं। इसके ऊपर अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा पास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 बार बोर्ड में आया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सिक्के को 12 बार उछाला जाता है। फर्स्ट पार्ट कह रहा है 4 शीर्ष आने की प्रायिकता बताओ। अभी हमने देखा था 0 एक शीर्ष, 2 शीर्ष, 1 शीर्ष कैसे निकालते हैं,
और सेकंड पार्ट है अधिक से अधिक 4 शीर्ष आने की प्रायिकता बताएं। तो अब आप देखिए सिक्के को 12 बार उछाला जा रहा है, यानी कि n इज इक्वल टू हमारा प्रयासों की संख्या 12 हो गई, और सिक्के को उछाल रहे हैं तो आप देखिए शीर्ष आने की प्रायिकता जो है वो आप देखिए शीर्ष आने की प्रायिकता, तो ये आपकी यानी कि सफलता शीर्ष हो गई आना, तो शीर्ष आने की प्रायिकता आपकी कितनी होगी, हाफ, यानी कि p की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ। और शीर्ष ना आने की प्रायिकता तो आपकी q इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ, यानी कि हाफ। तो p और q जो है वो दोनों हाफ हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पहला पार्ट करते हैं हम, 4 शीर्ष आने की प्रायिकता बताओ। तो हमें पता है कि 4 शीर्ष आने के लिए आप क्या करोगे, P और 4 निकालना चाहते हो आप, हम PR जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, वी नो दैट। ठीक है ना। अब देखिए आप कैसे पता आपको पेपर में चलेगा कि ये द्विपद बंटन का क्वेश्चन है, तो 12 बार उछाल रहे हैं, प्रयासों की संख्या परिमित है, इसलिए हम कहेंगे कि हम ये द्विपद बंटन से सॉल्व करेंगे। फिर सिक्के का क्वेश्चन है, सफलता असफलता 2 ही घटनाएं हैं बस इसमें। ठीक है ना, और कोई ज्यादा P और Q के अलावा कोई टर्म नहीं, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम 2 चीजों पे लगती है, बस 2 पद होने चाहिए P और Q। तो PR इज इक्वल टू यहाँ पे होगा, आप देखिए NCR Q प्लस P टू द पावर n, इसका टर्म होता है, Q असफलता होती है, P सफलता होती है, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा, तभी उस हिसाब से जनरल टर्म लिखिएगा, नहीं तो P अगर आपने इधर उधर कर दिए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिए असफलता पहले लिखी जाती है, सफलता बाद में लिखी जाती है। तो NCR Q टू द पावर n माइनस R P टू द पावर R, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है इसमें। बस अब आपको 4 शीर्ष आने की प्रायिकता चाहिए, तो R इज इक्वल टू 4 पुट कर दीजिए इसमें, तो P4 इज इक्वल टू हो जाएगा NCR, यानी कि n की वैल्यू 12 है, तो 12C4 Q टू द पावर n माइनस 1, यानी कि हाफ टू द पावर 12 माइनस 4, एंड P यानी कि हाफ टू द पावर R यानी कि 4। बस इसे आप सॉल्व करेंगे और ये देखिए आपका आंसर इससे आ जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, हाफ हाफ प्रायिकताएं थी, तो अगर आपके भी बदल भी जाते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और क्वेश्चंस में आपको ये अगर इस तरह नहीं सोचेंगे कि Q पहले है P बाद में, तो फिर गड़बड़ हो सकता है। आप इसे सॉल्व करिए, बताइए मुझे कितना आ रहा है। टाइम कम हो तो यहीं पर छोड़ सकते हैं आप, रिपीट कर दें। देखिए एक सिक्के को रिपीट कर रहे हैं, एक सिक्के को 12 बार उछाला जाता है, तो n आपके प्रयासों की संख्या 12 हो गई। 4 शीर्ष आने की प्रायिकता बताओ, तो सफलता की प्रायिकता सिक्के में हाफ और असफलता हाफ, ये तो हम जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो हैं 2 हो गई, हेड या टेल, और हेड आ जाए तो आप जीत जाओगे, तो इसका मतलब P इक्वल टू हाफ आ गया, 1 से घटा लिया तो Q इज इक्वल टू हाफ आ गया, ना मतलब हारने की प्रायिकता। तो अब आप ये देखिए कि आपके पास जो एक्सप्रेशन होता है, जो बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करते हैं आप, प्लस P टू द पावर n, ये असफलता होती है, ये सफलता होती है, तो उस हिसाब से आप असफलता Q टू द पावर n माइनस R एंड P टू द पावर R ये रखोगे। मेरा मतलब है आपने अगर उसे ध्यान नहीं रखा और सीधे ये फॉर्मूला आप रखने लगे, कहीं आप भूल गए कि P पहले आता है Q बाद में आता है, और आपने चेंज कर दिए ये इंटरचेंज, तो आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा। इस क्वेश्चन में तो नहीं गड़बड़ होगा क्योंकि P और Q बराबर है, हाफ हाफ, लेकिन कोई और क्वेश्चन जिसमें P और Q अलग अलग हैं, तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में तो हाफ हाफ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ समझ में आया। देखिए इसको सॉल्व जब करोगे तो 12C4, मैंने शॉर्टकट बताया था खोलने का, 4 3 2 1, इसका तो 4 का तो फैक्टोरियल ऐसे खोल दोगे, ऊपर 12 को 4 टर्म तक सॉल्व कर दो, 12 11 10 8, ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया। ये 1/2 टू द पावर 8 पावर है, 4 पावर है, 2 टू द पावर 12, बस इसे आप सॉल्व कर दीजिए और जो भी आंसर आएगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, 495 अपॉन, ये आ रहा है 495 अपॉन 4096, 4096। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इतने पे भी छोड़ सकते हो आंसर। ठीक है ना। देखिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, अधिक से अधिक 4 शीर्ष आने की प्रायिकता बताएं। तो अब देखिए क्वेश्चन में समझने की कोशिश करिए, अधिक से अधिक 4 शीर्ष आ जाएं, यानी कि मेरे 0 भी आ जाए शीर्ष तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं जीत जाऊंगा। मेरा 1 शीर्ष आ जाए तब भी मैं जीत जाऊंगा, मेरे 2 आ जाए तब भी, 3 आ जाए तब भी, 4 आ जाए तब भी, मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 आ जाए तो जीत जाएंगे, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं आए। समझ रहे बात आप। क्वेश्चन ये है अधिक से अधिक 4 शीर्ष आने की प्रायिकता बताएं, तो इसका मतलब अधिक से अधिक 4 का मतलब आपका कोई भी ना आए तब भी काम चलेगा, आप जीत जाओगे। आप 1 आ जाए तब भी काम चलेगा, आप जीते हुए माने जाओगे। आप 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 है तब भी, इन सारी कंडीशंस में आप जीत जाओगे।
तो या तो मेरा ये आ जाए जीत जाऊंगा, या मेरा ये आ जाए, या मेरा ये आ जाए, या मेरा ये आ जाए, या मेरा ये आ जाए। तो या जहां पे लग गया आप समझ लीजिए वो घटनाएं क्या है, अपवर्जी है। ठीक है ना। या फिर आप ऐसे सोचो कि पहली बार में जो है वो अगर एक बार 0 शीर्ष आ गया तो फिर ये घटनाएं नहीं घटित होंगी क्योंकि आप तो जीत चुके होगे। अगर ये चीज हो गई, वैकेंसी जैसे होती है, एक वैकेंसी पे 4 उम्मीदवार हैं, तो वही है यहाँ पे अगर 2 आपके शीर्ष आ गए तो आप जीत जाओगे, फिर आपके ये सब थोड़ा ना आएंगे, आप तो जीते हुए जीत जाओगे तुरंत। तो इसलिए कहने का ये मतलब है कि हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जैसे अभी तो 4 शीर्ष आने की प्रायिकता थी, इसमें हम क्या करेंगे, 0 शीर्ष आने की प्रायिकता एक इवेंट है, 1 शीर्ष आने की प्रायिकता दूसरा इवेंट है, 2 शीर्ष आने की प्रायिकता तीसरा इवेंट है, चौथा इवेंट है, पांचवा इवेंट है। 5 इवेंट होंगे और सारे के सारे अपवर्जी हैं, यानी कि सभी की प्रायिकताओं का आप टोटल कर देंगे, योग कर देंगे, योग के नियम लगा देंगे और तब आपके पास इसका आंसर आएगा। कहने का मतलब है पहले क्वेश्चन में जो काम था यहाँ पे उसका 4 गुना 5 गुना काम है और फिर उसके बाद उसको जोड़ना भी है। तो अब हम इसे करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो एक लाइन लिख देते हैं सेकंड पार्ट में, अधिक से अधिक 4 शीर्ष आने का अर्थ है कि या तो 0 शीर्ष, या 1, या 2, या 3, या 4 शीर्ष आ सकते हैं। ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, 0 शीर्ष आने की प्रायिकता, 0 शीर्ष आने की प्रायिकता, तो ये कैसे निकलेगी, तो ये P0 इज इक्वल टू होगा, अब देखिए फॉर्मूला वही, NCR Q टू द पावर n माइनस आर, NCR Q टू द पावर n माइनस आर, P टू द पावर r, इसमें वैल्यू रखिएगा और निकालिएगा इसे। ऐसी 1 शीर्ष आने की प्रायिकता P1 इसी तरह से निकलेगी, 2, 3, 4 आने तो P2, P3, P4। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए है प्रैक्टिस। जैसे हमने 4 शीर्ष आने की प्रायिकता पहले निकाल दी थी, अब मुझे 5 बार वही काम करना है। 0 P4 की वैल्यू तो वही रख लोगे आप, ठीक है ना। बाकी ये सारे आपको निकालने पड़ेंगे। मैं इसकी वैल्यू जो है वो डायरेक्ट बुक से लिख रहा हूँ। ये आ रहा है 1/4096, दूसरा आ रहा है 12/4096, तीसरा आ रहा है आपके पास 66/4096, चौथा आ रहा है 220/4096, पांचवा आ रहा है 495/4096, 495/4096। ये 5 प्रायिकताएं आ रही हैं। अब आप कहेंगे कि चूंकि ये समस्त घटनाएं अपवर्जी हैं इसलिए आप घटना की प्रायिकता तो आपकी वो जो है सबका योग हो जाएगा। तो चूंकि ये घटनाएं अपवर्जी हैं अतः प्रोबेबिलिटी आपका आर जो है लेस आर इक्वल टू 4 आए, है ना। आर की वैल्यू, शीर्ष की वैल्यू 4 या 4 से कम ही आए, मतलब अधिक ना हो उससे। अधिक से अधिक का मतलब यही है कि 4 से कम ही रहे वो। तो ये इज इक्वल टू होगा P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। ये सारी वैल्यूज रखेंगे आप, ठीक है ना, ऐड करेंगे, एलसीएम 4096 ही हो जाएगा। ऊपर बस अब देखिएगा सीधे ऊपर वाले टर्म जुड़ जाएंगे, तो वो जुड़ करके आपके आएंगे 397। दिख रहा है ये, हाँ 397 अपॉन, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, 40 नहीं, ये आपका आप सॉल्व करिएगा, ये सॉल्व हो गया 397 अपॉन 2048 आ रहा है, 2048, क्योंकि 2 से काट दिया होगा इन्होंने। तो ये इज इक्वल टू 0.194 आ रहा है, ये आंसर है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पार्ट में तो आपको सिंपल कंसेप्ट बताया और सेकंड पार्ट में आपको जो है वो कैलकुलेशन भी बढ़ा दिया आपके लिए और अपवर्जी घटनाओं का कंसेप्ट भी ला दिया। यानी कि प्रायिकता जो पढ़ी थी हमने वो हमारी थोड़ी बहुत यहाँ काम आई है कि घटनाओं को कैसे पहचानते हैं, अपवर्जी हैं या वो कैसी हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही करते हैं। आज हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, द्विपद बंटन का बेसिक कंसेप्ट देख लिया है, एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। अब इसका मानक विचलन, समांतर माध्य, ये सब चीजें बचती हैं और कुछ और क्वेश्चंस भी बचते हैं। तो मैं ऐसा करूंगा, नेक्स्ट टर्न पे पहले कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा और उसके बाद फिर आपको बचे हुए कंसेप्ट बता दूंगा। मैक्सिमम मुझे 2 क्लास और चाहिए हैं आपका द्विपद बंटन खत्म करने के लिए।
ऐसे ही पॉइसन बंटन खत्म करने के लिए 2 क्लास और प्रसामान्य बंटन के लिए भी 2 क्लास। तो अब इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। धन्यवाद।